हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रसायन विज्ञान का आखिरी अध्याय जिसका नाम है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, इस अध्याय को हम बारी बारी से बढ़िया से समझेंगे। जैव अणु होते क्या हैं, पहले यह समझना जरूरी है। देखो, जीवों में पाए जाने वाले बहुत सारे खनिज पदार्थ, उनको हम कहते हैं जैव अणु। जैसे आप जानते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होता है। ऊर्जा जो हमारी बॉडी में बनती है ग्लूकोज की वजह से बनती है। तो जैसे ग्लूकोज हो गया, आप जो चीनी खाते हैं, चीनी गन्ने की शक्कर, गन्ने के रस से जो शक्कर बनती है उसी को चीनी कहते हैं। वो सफ़ेद कलर वाली जो आप जैसे चाय वाय बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्यूक्रोज, उसको स्यूक्रोज कहते हैं। अब आप बस इतने ही शक्कर जानती हैं, मतलब कि एक तो आपने स्यूक्रोज देखी जिसे शर्करा कहते हैं, चीनी भी कहते हैं, शुगर भी कहते हैं, और दूसरा ग्लूकोज आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज सुना होगा। तो ये जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ये आपके माल्टोज वगैरह हो जाते हैं, ये सब आपके कहलाते हैं जैव अणु। ठीक है, जैव अणु को जो है बांटा गया है यहाँ पर। मुख्यतः जैव अणु का मतलब है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, जैव अणु मतलब कार्बोहाइड्रेट। या एक और चीज़ समझ लो कि नॉर्मली जो होते हैं यौगिक, वो उसमें देखो 60 से 70 तक चेन, मतलब 60 से 70 तक कार्बन हो सकते हैं, 60 या 70 तक कार्बन। लेकिन अगर हम जैव अणुओं की बात करें तो ये कई हजार कार्बन इनमें हो सकते हैं। जैसे आप स्टार्च की बात कर लें, C6H10O5, अब इसके नीचे N लगा होता है, इसका मतलब इसमें N का मतलब कई सारे हो सकते हैं, 2, 4, 5, 10, 1000, 2000, 20000, कितने भी हो सकते हैं। अब ये स्टार्च है क्या, तो दरअसल देखो, जैसे हमारे लोगों के शरीर में भोजन किसके रूप में इकट्ठा होता है, ग्लूकोज के रूप में, वैसे ही पौधों में जो पौधे अपना भोजन इकट्ठा करते हैं वो किसके रूप में इकट्ठा करते हैं, स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं। हम लोग अपना भोजन किसके रूप में इकट्ठा करते हैं, ग्लूकोज के रूप में, जीव जो होते हैं। ठीक है, और जो वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में एकत्रित करते हैं। ये एक जैव अणु है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी कि जैव अणु क्या होते हैं। अब बात करेंगे कि जैव अणु का मतलब सीधा सीधा किससे है, तो इनको कार्बोहाइड्रेट से मतलब है सीधा सीधा। जैव अणु माने कार्बोहाइड्रेट। अब समझेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखो, अगर ये समझ गए तो समझ में आने लगेगा। कार्बोहाइड्रेट को बांट दिया दो भागों में, यहां से देखें, कार्बोहाइड्रेट, समझना बढ़िया से, कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है दो भागों में। पहला भाग आपका हो जाता है शर्करा, पहले भाग का नाम देते हैं शर्करा, और दूसरे एक भाग का नाम देते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं या पॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स, हाँ, पॉलीसेकेराइड हो जाता है आपका। अब यहाँ से बात करेंगे कि ये शर्करा कितने टाइप की होती है। देखो, शर्करा को भी बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन, सबसे पहले मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, और फिर बांटा गया है आपका दो प्रकार का, यानी कि दूसरा हो जाएगा ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। फिर ओलिगोसेकेराइड को बांट दिया दो भागों में, डाइसेकेराइड और इधर बांट दिया ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड, ठीक है। इधर बात करें पॉली की, तो ये एक ही टाइप का होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि शर्करा क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड को कितने भागों में बांटा, तो डाई क्या है, ट्राई क्या है, सब समझेंगे हम बढ़िया से बारी बारी से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले बात करें शर्करा की। ठीक, ये क्या होते हैं, शर्करा दो टाइप का मैंने बताया। यहाँ पर शर्करा में आपके ग्लूकोज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब शर्करा में आते हैं। यहाँ बात करें मोनोसेकेराइड की, तो मोनोसेकेराइड वे शर्कराएँ होती हैं जो जल में घुल तो जाती हैं
ठीक है, घुल जाती हैं जल में, लेकिन ज़्यादा छोटे छोटे अणुओं में ये नहीं टूटती, घुल जाएंगी बढ़िया से, ज़्यादा छोटे छोटे अणुओं में नहीं टूटती हैं, ठीक है। यहाँ बात कर, अच्छा इनका फार्मूला देख लो, इनका जो फार्मूला होता है वो CnH2nOn होता है। क्या होता है? CnH2nOn। अब अगर यहाँ पर आप C रख दीजिए 6, कितने रख दीजिए? 6। तो फिर अगर C आप 6 रख देंगे तो H कितने हो जाएंगे बताइए? C 6 हो जाएंगे तो H हो जाएंगे 6 दूनी 12, वो कितने हो जाएंगे? 6। अब इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज। इसी तरीके से एक और हो जाएगा, सूत्र सबका सेम रहेगा, इसका क्या नाम है? फ्रक्टोज। ऐसे ही माल्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, उसका भी फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे। अब बात करें हम यहाँ पर डाइसैकेराइड क्या होते हैं, ठीक। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि डाइसैकेराइड क्या होते हैं। अगर इनको जल में घोला गया तो ये जल में घुल गए, कोई टेंशन, ठीक है। इनकी बात करें डाइसैकेराइड की, अगर इनको जल में घोला जाएगा, किसमें? जल में, तो ये 2 अणु बनाएंगे। कितने? 2 अणु। किसके 2 अणु बनाएंगे? मोनोसैकेराइड के। ध्यान रखना, मोनोसैकेराइड के कितने अणु बनाते हैं? 2 अणु, ठीक है। अब ये मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया डाइसैकेराइड। आया समझ में? मतलब कि इनको पानी में घोलेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, खाली उनका विलयन मिलेगा, घुल जाएंगे। लेकिन अगर डाइसैकेराइड को पानी में घोलेंगे, क्या बोलेंगे? वह शर्करा जिसे जल में घोलने पर, वह शर्करा जिसे जल में घोलने पर क्या बने? 2 अणु प्राप्त हो। किसके? वह शर्करा जिसे जल में घोलने पर मोनोसैकेराइड के कितने अणु मिले? 2 अणु मिले। उस शर्करा को क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड कहते हैं। आई बात समझ में? इसमें और यहाँ पर आ जाए ट्राइसैकेराइड में, तो बताइए ट्राइसैकेराइड क्या होगा? अपने हिसाब से बताइए, अंदाजा लगा के। हैं? हाँ, मोनोसैकेराइड के जब कितने अणु मिले? 3 अणु मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ट्राइसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ट्राइसैकेराइड। यहाँ पर मिलेंगे मोनो के कितने अणु? मोनोसैकेराइड के 3 अणु मिलेंगे तो हो जाएगा ट्राइसैकेराइड। ऐसे ही और बांट सकते हो आगे, टेट्रासैकेराइड, रुकना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही पेंटासैकेराइड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसको आगे ऐसे बांट सकते हैं, ठीक। समझ में आई बात? टेट्रा में 4 मिलेंगे, पेंटा में 5 मिलेंगे। अब बात करते हैं पॉली, ठीक। आप सुनो, पॉली क्या होता है? ऐसी कोई शर्करा, उसे अगर किसमें पानी में घोला जाए तो उसके बहुत सारे अणु मिले। क्या मिले? मतलब N अणु, यानी बहुत सारे अणु मिले। किसके बहुत सारे अणु मिले? मोनो के। जब किसी शर्करा को पानी में घोला जाए और उसके घुलने से मोनोसैकेराइड के बहुत से अणु मिले तो फिर पॉलीसैकेराइड, तो उस शर्करा को क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, पॉलीसैकेराइड को हम सामान्यतः बहुलक भी कहते हैं। तो बहुत लंबे लंबे इनके श्रृंखला सूत्र होते हैं, है नहीं? बहुलक, बहुत सारे बड़े बड़े सूत्र, समझ गए? बहुत ज़्यादा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट वे होते हैं जो हमारे जीवन को, मतलब कि जीवन हम लोग जीते हैं उसमें खान पीन में कार्बोहाइड्रेट हमको मिलते हैं, ठीक। और ये बने किससे होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक। अब इनको कितने भागों में बांटा गया? तो इनको बांटा गया है कितने भागों में? मुख्यतया 2 भागों में। कौन कौन? शर्करा, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। शर्करा को बांटा गया कितने भागों में? 2 भागों में, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वहाँ शर्करा होती है जो जल में घुल जाती है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ओलिगोसैकेराइड को 2 भागों में बांटा गया, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होती हैं? वे शर्कराएं जिन्हें पानी में घोलने पर मोनोसैकेराइड के कितने अणु मिले? 2 अणु मिले। उस शर्करा को हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड कहते हैं। अब बात करेंगे ट्राइसैकेराइड की। ट्राइसैकेराइड क्या होता है कि वे शर्कराएं जिन्हें पानी में घोलने पर मोनोसैकेराइड के कितने अणु मिले, उसको क्या कहते हैं? ट्राइसैकेराइड कहते हैं। फिर ऐसे ही 4 मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? टेट्रासैकेराइड। 5 मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? पेंटासैकेराइड। आई बात समझ में? ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब बात करें पॉलीसैकेराइड की, तो पॉलीसैकेराइड में क्या होगा? इन्हें अगर जल में घोलेंगे
तो इनसे बहुत सारे मोनोसेकेराइड के अणु मिलेंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसमें बात करें कौन आ जाएगा, इसमें सुक्रोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सुक्रोज। इसे सुक्रोज भी बोलते हैं, है नी, सुक्रोज या सुक्रोज, है नी। तो यहाँ से इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है। तो इसका फार्मूला लिख लेंगे हम लोग। फार्मूला क्या होता है इसका, जानते हो, C12H22, हाँ H22O11, ठीक, C12H22O11, यही तुम्हारी चीनी है, गन्ने की शक्कर, ठीक। इसी को तुम खाते हो रोज सुबह चाय में डालते हो इसी को, ठीक है। तुम्हें पता भी नहीं तुम कितने कार्बन हाइड्रोजन खा जाते हो, हैं, ये देखो, समझे, ये एक अणु में इतना सब कुछ होता है। हम लोग तो पता नहीं कितने अणु परमाणु खा जाते हैं इसके। आगे बात करें ट्राइसेकेराइड की, तो ट्राइसेकेराइड में आपका आ जाता है जैसे रेफिनोज, क्या आ जाता है, रेफिनोज आ जाता है, ठीक है। ट्राइसेकेराइड में आ जाएगा रेफिनोज। अब रेफिनोज का फार्मूला देख लो, C18, H होते हैं शायद, H कितने होते हैं, 22 ही होते हैं शायद, हाँ, और O होते हैं 16, 22 होते कितने होते हैं, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। रेफिनोज, रेफिनोज नहीं पढ़ा, H32 होता है, H32 होता है, क्या हुआ बेटा, H32 होता है, ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद में देखो, आपने सीख लिया यहाँ पर, ध्यान दीजिए, आपने जाना मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड, ठीक है। टेट्रासेकेराइड की अगर हम बात करें, और इन सब का बढ़िया से आपको समझाते, देखो जैसे कार्बोहाइड्रेट तो भैया जान लिया, पॉली भी जानेंगे अभी। पॉली में स्टार्च वगैरह आ जाते हैं, ध्यान रखना। पॉली में कौन आ जाएगा, स्टार्च, सूत्र पता ही है, C6H10O5, यहाँ पर क्या कर देंगे, N, ठीक है। यहाँ देखिए, ध्यान समझिएगा बेटा, देखो सबसे पहले डाइसेकेराइड की चर्चा करते हैं। डाइसेकेराइड एक उठा लो, जैसे मैंने ले लिया C12H22O11, इसे कहा जाता है सुक्रोज, ठीक है। इसका करा दो जल अपघटन, क्या करा दो, जल अपघटन, ठीक है। अम्लीय जल अपघटन होता है इसका, क्या होता है, अम्लीय, तो H+ लिख देना, अम्लीय, H+ मतलब अम्लीय, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएंगे, कितने हो जाएंगे अब, 24, यानी दो भागों में टूट जाएगा, C6H12O6, और फिर से टूटेगा C6H12O6। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, और इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब बताओ, अभी मैंने बोला था कि ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, ठीक है। फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसेकेराइड है। अब जरा समझो, जब हमने सुक्रोज का जल अपघटन कराया तो कितने मोनोसेकेराइड मिले, ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है, बोलो है कि नहीं। देखो मोनोसेकेराइड में उदाहरण लिखा है मैंने दोनों, ठीक। तो मोनोसेकेराइड के कितने अणु मिले, 2 अणु। तो जिस शर्करा से मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिलते हैं, उस शर्करा को हम क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड कहते हैं। आ गया समझ में। तो डाइसेकेराइड क्या पता चल गया, रिएक्शन भी लिख लो डाइसेकेराइड में। अब देखो ट्राइसेकेराइड समझते हैं। ट्राइसेकेराइड, जैसे मैंने इसको ले लिया रेफिनोज को, C18H32O16, इसको कहा जाता है रेफिनोज, ठीक। सा बना दो हिंदी में, अंग्रेजी में जा बोलते हैं। यहाँ देखो 3H2O, 3 लेंगे 4 लेंगे, वही पता चल जाएगा, H+ आयन। यहाँ से देखो 3 नहीं 4 होना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड, यहाँ पर 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 38 ना। एक काम करो 4 कर लो, 4 दूनी 8, तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 6 3 18, 6 छंग 36, ऐसा कुछ करो कि 36 हो जाए, तो 32 है ना, 2 कर दें, हाँ 2 कर दें, 2 दूनी 4,
4 और 36 हो जाएगा। ठीक, इसके साथ ये जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा, और 2 इसके साथ जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 18, क्योंकि 2 ही तो ऑक्सीजन है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा C6H12O6, फिर मिलेगा C6H12O6, फिर मिलेगा C6H12O6। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। फ्रक्टोज, इसको बोलेंगे माल्टोज। ठीक, ये बन गए। आप बताइए, रेफिनोज को जब हमने जल अपघटन कराया तो रेफिनोज से कितने अणु मिले? और ये काहे के अणु हैं? ये सब मोनोसेकेराइड है कि नहीं है? देखो ग्लूकोज, ये सब मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड के कितने अणु मिले बताइए? 3 अणु। तो जिस शर्करा से मोनोसेकेराइड के 3 अणु मिलते हैं उस शर्करा को हम क्या कहते हैं? ट्राइसेकेराइड। तो ये हो गई ट्राइसेकेराइड और ये हो गई डाइसेकेराइड। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब टेट्रा वाला भी ले लेके एग्जाम्पल देखो, याद रहना चाहिए लेकिन, ठीक है? सारे समझा देते हैं अलग अलग। देखो टेट्रा वाला लेते हैं, स्टैचियोस को ले लें। जैसे यहाँ स्टैचियोस को ले लिया, स्टैचियोस का सूत्र क्या होता है? C24H42O21। ठीक है, रिएक्शन करा दो यहाँ पर 3H2O से, क्योंकि 4 जगह बांटना है तो क्या हो जाएगा? 12 चौके 48, और इसमें 6 जोड़ दें 48 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 3H2O। ठीक, H+ आयन ज़्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड रखा जाता है। यहाँ से देखो 6 हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगे 48 हो जाएगा, 3 इसमें जुड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, है कि नहीं? अब बांट दो, क्या लिखोगे? C6H12O6। अब देखो 4 जगह लिखने जानते हो क्या अच्छा है? कि ऐसे किया और इधर क्या लगा दिया? 4। आ गई बात समझ में? अब देखो कितने अणु मिल रहे हैं? मोनोसेकेराइड है कि नहीं? ये मोनोसेकेराइड के कितने अणु मिले? 4। तो जब मोनोसेकेराइड के 4 अणु मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टेट्रा। तो ये वाली सेकेराइड कौन सी हो गई? टेट्रासेकेराइड। आ गया समझ में? अब चलते हैं पॉली पर। कहाँ पर चलेंगे? पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड में स्टार्च ले लें। स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5, और बाहर क्या लगाते हैं? N। रिएक्शन करा दिया। देखो जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये भी बढ़ता है। यस सर, बढ़ रहा है। कम था तो 1 था, फिर बढ़ रहा है, तो ये भी हो जाएगा NH2। क्या हो जाएगा? NH2। यहाँ से रिएक्शन कराते हैं, H+ आयन रहता है। ठीक है, तो ये इसके साथ विघटित होकर बनाएगा क्या? देखो ये बनाएगा C6, यहाँ से 1 O इसमें समा जाएगा, 6 हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 12। तो हो जाएगा C6H12O6। बाहर क्या रहेगा? N। तो देखो N मतलब निश्चित नहीं कितनी है। ठीक, तो ये हो जाएगा कौन सा वाला? ये स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च के अलावा इसमें ग्लाइकोजन भी आता है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। संरचना सूत्र लिखेंगे इसका, आगे काम आएगा आपके रिएक्शन कराने में। संरचना सूत्र देखो, इसका संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं। इसमें संरचना सूत्र बनाने के लिए सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप को रखा जाता है। किस ग्रुप को? एल्डिहाइड ग्रुप को। देखो सबसे ऊपर क्या रखेंगे? CHO। उसके बाद में 4 बार लिख लो CHOH, 4 बार। चार बार लिख लिया आपने क्या? CHOH। कितना बार हो गया? 1 2 3 4 5। लास्ट में क्या लिखोगे? CH2OH। अब देखो गिन लो, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितना है? 12। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 8 1 9 9 2 11 और 11 1 कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन गिन लो 6 हैं। ठीक, तो ये बन गया ग्लूकोज। अब बात ये कि इतना बड़ा हर बार हम रिएक्शन में ले नहीं सकते, है कि नहीं? परेशान होंगे, तो इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। छोटा बनाने के लिए देखो CHO लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप। ज़्यादातर अब क्रियाओं में यही से क्रिया होती है। अधिकतम रिएक्शंस में जो है
अभिक्रिया, हाइड्रोजन यहाँ से गायब होगा, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, सब इसी से होगा। इन लोगों से कोई खास मतलब नहीं होता है, केवल एक रिएक्शन होती है, वहाँ पर ये वाले बदलते हैं, मैं बता दूंगा वो कौन सी होती है, ठीक। बट यहाँ पर देखिए अधिकतम चीज़ें यहीं से बदलती है जब रिएक्शन करवाते हैं। फिलहाल इसका छोटा रूप देखो, परेशान हो गए होगे देख के। देखो 1 2 3 4, एक ही जैसे 4 चीज़ें हैं, तो क्या लिखेंगे CHOH का होल 4 और नीचे CH2OH। देखो छोटा हो गया कि नहीं होगा। अब जब भी आप रिएक्शन कराइएगा तो ग्लूकोज को ऐसे लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है। ये बन गया आपका ग्लूकोज का संरचना सूत्र। बना लो इसे जल्दी से, फिर बनाने की विधियाँ बताएं। हेडिंग डालिएगा बनाने की विधियाँ, ग्लूकोज बनाने की विधियाँ, हेडिंग डालो ग्लूकोज बनाने की विधियाँ। अब बनाने की विधियों में सबसे पहले देखो, अभी ऊपर ही आपने देखा ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड को 2 तरीके से बना सकते हैं, डाई से भी और पॉली से भी, डाई से और ट्राई से और पॉली से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बना लो। देखो पहली विधि लिख लो, डाई सेकेराइडो के जल अपघटन से। ये रिएक्शन हम आपको करा चुके हैं अभी ऊपर, ठीक है, जल अपघटन से। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले कोई डाइसैकेराइड का नाम लिख लो, जैसे C12H22O11, ये स्यूक्रोज है, स्यूक्रोज है कि नहीं ये बताओ। और स्यूक्रोज एक डाइसैकेराइड है। रिएक्शन कराते हैं जल अपघटन, 2H2O, 2 ही तो लेते हैं, नहीं एक लेते सर, एक लेते हैं, हाँ एक ही लेते हैं। ये इसके साथ 12 हो जाएगा और ये इसके साथ 24 हो जाएगा। तोड़ दो, 2 भागों में टूटेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो भैया ये क्या बना, ग्लूकोज। ये क्या बना, ग्लूकोज। और ये क्या बना, फ्रक्टोज। हमें चाहिए थे ग्लूकोज, हमें क्या चाहिए था, ग्लूकोज। ग्लूकोज समझ में आया कि नहीं, ठीक है। पिछली बार नहीं आया हो, आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फ्रक्टोज, और ये दोनों ध्यान रखना समान मात्रा में मिलते हैं, बराबर मात्रा, दोनों बराबर मात्रा। संरचना अलग अलग होती है बेटा, कुछ इनमें अंतर होता है, इनकी समावयवता में अंतर होता है, ठीक है, इनकी समावयवता में अंतर होता है। आइसोमेरिज्म अब भाई है नहीं, ये टॉपिक हटा दिया इस बार, ठीक है। देखो बराबर, ये बराबर मात्रा में मिलते दोनों, ठीक। चलो ये समझ में आ गया कि नहीं। और दूसरी आप पढ़ेंगे इसमें, दूसरी किससे, पॉलीसेकेराइडो से, है नहीं, पॉलीसेकेराइडो के जल अपघटन से, पॉलीसेकेराइडो के जल अपघटन से, ठीक है। अब पॉलीसेकेराइडो के जल अपघटन से देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो पॉली ले लो, स्टार्च वही C6H10O5, यहाँ पर क्या N और NH2O, क्या बनाएगा बताओ, C6H12O6, यहाँ पर N। बोलो ये ग्लूकोज बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो लिख लो भाई, ग्लूकोज बनाने की 2 विधियाँ हो गई। ये सब तो अभी लिखवाया था हमने, इतना नहीं होता, ठीक है। वहाँ याद आएगा कि कहे रहे हो। इधर देखो, इसका टेम्परेचर ध्यान रखना 300 डिग्री सेल्सियस, और अम्लीय उपस्थिति रहती है सब पे, ध्यान रखना यहाँ पर अम्लीय उपस्थिति, अम्ल तो रहेगा ही रहेगा सब पर, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 3 बार वायुमंडलीय दाब रखते हैं, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, तब रिएक्शन करवाते हैं। ओके चलिए ये हो गया। अब चलेंगे इसके भौतिक गुणों की तरफ। तो भौतिक गुण हेडिंग डाल दीजिएगा, ग्लूकोज के भौतिक गुण, ग्लूकोज के भौतिक गुण। इसमें लिखिएगा, शक्कर देखे हो कि नहीं बताओ, कैसी होती है, सफ़ेद और क्रिस्टलीय होती है, ठोस भी होती है। तो ये भी वैसे लिख लो, पहला नंबर लिख लो, यहाँ सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। सफ़ेद होता है कि रंगहीन होता है, सफ़ेद होता है, हाँ सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक।
फिर लिखो यहाँ जल में विलेय है, ग्लूकोज जल में घुल जाता है, ठीक है। 2 नंबर। हाँ, तभी तो ग्लूकोन डी बनता है। यस सर। ग्लूकोज जल में विलेय है, जल में विलेय है। एक चीज़ ध्यान रखना, ग्लूकोज जल में तो घुल जाता है, लेकिन एल्कोहल में बहुत कम मात्रा में घुलता है और ईथर में घुलता ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला इसका डालेंगे, ये मीठी, सबसे ज़्यादा मीठी शुगर है। शुगर सबसे ज़्यादा मीठी है, यहाँ सबसे ज़्यादा मीठी शुगर है, मीठी शुगर है, ठीक। दूसरी बात इसमें लिख लीजिएगा कि इसी में लिख रहा है, लेकिन स्यूक्रोज से नहीं, लेकिन स्यूक्रोज से नहीं। स्यूक्रोज सबसे मीठी शक्कर होती है, स्यूक्रोज से नहीं। स्यूक्रोज लिखो या सुक्रोज लिखो, ठीक है। स्यूक्रोज से नहीं, स्यूक्रोज से मीठी नहीं होती, ठीक है। चीनी सबसे ज़्यादा मीठी होती है। अब लिखेंगे रासायनिक गुण, फटाक से डालिए हेडिंग, जो कि मेन है यहाँ से, ठीक। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण में आप लिखिएगा सबसे पहली हेडिंग, टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया, टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। पहला नंबर डालेंगे टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। क्या टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र जानते हो? Ag2O, ठीक है। टॉलेन अभिकर्मक से रिएक्शन करवाएंगे। डैश करके बेटा लिख लीजिएगा, इसमें रजत दर्पण बनता है, रजत दर्पण। रजत दर्पण का सूत्र Ag बनता है। और ध्यान रखना ये काले रंग का होता है। कैसा होता है? काले रंग का, ठीक। काले रंग का रजत दर्पण अगर मिले Ag2O से रिएक्शन कराने पर तो समझ जाना कि वो ग्लूकोज है, ठीक। परीक्षण भी कर सकते हो। अगर ग्लूकोज का परीक्षण पूछे तो क्या बोलोगे कि ग्लूकोज के पात्र में Ag2O मिलाने पर, क्या मिलाने पर? Ag2O मिलाने पर अगर काले रंग का रजत दर्पण बन रहा है, ठीक है, तो वो विलेन कहाँ होगा? ग्लूकोज होगा पक्का, ठीक। अब यहाँ पर देखो सूत्र वैसे लिखना है, CHOH का होल 4, नीचे क्या लिखोगे? CH2OH। कोई टेंशन? रिएक्शन किसकी करनी है? Ag2O की। अब देखो कितना आसान है, समझो। ये वाला O यहाँ जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, और ये भी खिसक कर इधर ही आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से बनेगा क्या? देखो बिल्कुल COOH, COOH, CHOH का होल 4, और ये चुपचाप ऐसे लिख जाएगा, इनमें कुछ नहीं होगा, ठीक। और Ag2 बाहर चला जाएगा। इसको कहते हैं रजत दर्पण। रजत दर्पण किस कलर का होगा? ये ब्लैक कलर का होगा, ठीक। यहाँ ये जो बना इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको क्या कहते हैं सूरज? ग्लूकोनिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। लिख लो। बताओ ये कठिन लगी क्या? अब लिख लो फेलिंग विलियंस अपक्रिया। फेलिंग विलियंस अपक्रिया, फेलिंग विलियंस अपक्रिया मतलब ऐसे। दूसरा नंबर डालेंगे, लिखेंगे CuO, इसको कहा जाता है फेलिंग विलियन। हाँ, फेलिंग विलियन, ध्यान देना है। ये 2 परीक्षण भी हैं ग्लूकोज के, ठीक है। फेलिंग विलियन से जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर Cu2O बनता है। क्या बनता है? Cu2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो है गुलाबी रंग का बनता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है, कैसा होता है ये? गुलाबी रंग का। अगर ये बन रहा है तो पक्का समझ लो ग्लूकोज है, ठीक है। रिएक्शन देखो कायदे से, ऊपर समझा दें नीचे ही समझा दें? ऊपर वाले मिटा दें। देखो यहाँ पर क्या कर देंगे? CuO, क्या हो जाएगा? CuO।
अब यहाँ से बनेगा क्या, देखो फेलिंग विलयन क्या किसके, हाँ बिल्कुल फेलिंग विलयन के 2 अणु लेंगे तभी तो Cu2O मिलेगा उधर, ठीक है। फेलिंग विलयन के कितने अणु लेंगे, 2, तभी तो वहाँ Cu2O बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, Cu2O, और यहाँ से जो एक O है बेटा वैसे का वैसा जगह जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल। और ये जो बना है ना ये कैसा है, पिंक होगा, ये पिंक, ठीक, समझ गए। फेलिंग विलयन वाली रिएक्शन है, ये ना समझ लेना, मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक। ये रिएक्शन ये वाली लिख लो, छापो फटाक से। फेलिंग विलयन से क्रिया हो गई, हाइड्रोजन से भी करा दें, चलो हाइड्रोजन से करा देते हैं, सार्बिटॉल बनेगा, ठीक है। नवजात हाइड्रोजन के 2 अणुओं से जब कराएंगे और सोडियम के अमलगम की उपस्थिति रखेंगे, ठीक है। मिटा दें इसको, ओके। देखो ओके, चलो अच्छा लिख लो। देखिए इसके बाद में हम सीखेंगे ग्लूकोज की हाइड्रोजन से अपक्रिया। ग्लूकोज कैसे बनाना है आपको मालूम है, CHOH का होल 4, नीचे क्या लिखना है CH2, रिएक्शन करवा देना है आपको 2 नवजात हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको रखना है सोडियम के अमलगम की उपस्थिति, सोडियम का अमलगम। यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा, ये दोनों H जाके इसके पास जुड़ेंगे, ठीक है। तो एक H इसके पास आएगा, एक H इसके पास आएगा, तो कितने हो जाएंगे, देखो CH2 हो जाएगा, तो एक यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल 4, यहाँ हो जाएगा CH2OH, ठीक। इसको कहा जाता है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। था बताओ, हाइड्रोजन क्या डालोगे, हाँ हाइड्रोक्सिल एमीन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। फार्मूला क्या होगा इसका बताओ, NH2OH, क्या होता है NH2OH। NH2OH को ना देखो कैसे तोड़ना है, इसमें एक काम करो, N और H को एक पास लिख लो, ठीक, और H2O को अलग लिख दो, और यही H2O आपका कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये जो NH है ये इसके पास जाके जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो CH पहले से है ना, CH पहले से ही है, उसके पास समझना जरा, ये हो गया, इसके साथ एक बॉन्ड H बना रहा है, N आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा बेटा, N क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और देखो सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा OH, H तो पीछे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा OH। तो अब चाहो तो ये वाला H हटा के यहीं अंदर रख दो, आ गया समझ में। और इसको क्या कहा जाता है जानते हो, इसको कहा जाता है ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या कहते हैं, ग्लूकोज ऑक्सिम। ओके, अगली हेडिंग डालो, हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया। हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया, बड़ी आसान रिएक्शन है ये। देखो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन, यहाँ पर क्या करेंगे, HCN, ठीक। अब कहानी समझो क्या होगी, बनेगा इसमें क्या अभी पता चलेगा, रुको इन सबको मिटा देते हैं, अभी पता चल जाएगा, ठीक। देखो बेटा ये वाला जो है इसके साथ कनेक्ट होके बना लेगा OH, और ये वाला इसी के साथ जुड़ जाएगा कार्बन के साथ जाके, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा CH हो जाएगा, और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा CN, और नीचे से क्या जुड़ जाएगा OH। कोई दिक्कत,
कार्बन के कितने पूरे हो रहे हैं? 1 2 3 4 हो रहे कि नहीं हो रहे? और ये कार्बन नहीं समझना, ये साइनाइड है पूरा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक, इसका नाम क्या है बताओ? अभी बताया था ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज जरूर जोड़ेंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। आइएगा ब्रोमीन जल से रिएक्शन Br2 जल। ठीक, Br2 जल को अगर आप इस पर लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे एरो के ऊपर, क्योंकि ये उत्प्रेरक, ये ऑक्सीकारक का काम करता है। किसका? ऑक्सीकारक। एक ऑक्सीजन को इसमें जोड़ देता है, एक ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? COOH, वही बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल। अभी बना था, ओके, ये बन गया ग्लूकोनिक अम्ल। लिख लीजिए फटाफट। ये हो गई ब्रोमीन जल से रिएक्शन। हाँ, वो जोड़ देगा उसके साथ में। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, भूल गए क्या? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है। हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन आप लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। CH3CO का होल ट्वाइस, बीच में एक बाहर O। एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। एसिटिक है बेटा, हाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। फार्मूला इसका ध्यान दीजिए, 2 बार होगा CH3CO, इधर भी होगा CH3CO, बीच में क्या रहेगा? O। ठीक, ये होगा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पर समझना, मैंने कहा था जब आएगा तब हम बता देंगे। अब इसके साथ नहीं जुड़ता, एल्डिहाइड के साथ नहीं जुड़ता। पहली बात ये जानते हो क्या करेगा? ये सीधे तौर पर जाके इसके साथ जुड़ेगा और एक H को निकाल देगा। एक H आपका बाहर चला जाएगा। यहाँ से देखो, ये इसके पास जा करके एक H को बाहर निकाल देगा। कितने H बाहर जाएंगे बेटा? 2। हाँ, तो यहाँ जल जो है जलजला के रूप में निकल जाएगा। ठीक, जलजला। देखो यहाँ बन जाएगा आपका क्या? CHO, कोई मतलब नहीं है इससे, CH और OH चला गया तो क्या जुड़ेगा करके? CH3CO। चाहे उल्टा करके जोड़ दो, ऐसे है कि नहीं? इसके साथ में ऐसे जोड़ सकते हो, CH3 ऐसे ही लिख लो यार। ठीक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो, अच्छा 4 जरूर लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि 4 चला जाएगा। यहाँ पर देखो CH2O और इस जगह पर क्या लिख दोगे? CH3CO। कोई टेंशन नहीं। इसका नाम क्या है बताओ? CH3 नहीं लिखें क्या? हाँ ठीक, इसका नाम बताएं क्या है? इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या नाम है? नाम ध्यान रखना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अच्छा, एसीटेट कैसे बनेगा ये कैसे समझ पाओगे? दरअसल इसको ना ऐसे लिख दो, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, इसको हटा करके यहाँ पर क्या कर देंगे? COO CH3 और यहाँ भी लिख देंगे COO CH3। अब ज़्यादा बढ़िया लग रहा होगा, है कि नहीं? बन गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये आज की हमारी लास्ट रिएक्शन थी। कल हम प्रोटीन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। विदा लेते हैं आज की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि पेपर जल्दी ही होने वाले हैं। 24 मार्च से आपके पेपर हैं और केमिस्ट्री का पेपर भी पास में है। ये लास्ट लेसन था, ठीक है? समझ में आया तो लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।